हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? बहुत शानदार, बहुत मज़ेदार, एकदम चकाचक। 11 दिन बाद एग्ज़ाम है गेट का। और ये वीडियो जो है ये लाइव जाने वाला था। मैंने कम से कम 4 बार लाइव ट्राई किया अभी, बट नहीं हो पाया। और इस कारण से फिर मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो विल बी डिस्कसिंग 2018 पेपर। एंड उससे पहले 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जो 2019 जो लास्ट लाइव सेशन हम लोगों ने लिया था उसके अंदर बचे थे। उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। एंड फिर विल बी मूविंग ऑन टू मेजर पेपर। सो दिस इज़ 2018। और 2021 भी हम लाइव में साथ में ही सॉल्व करने वाले थे, बट मैं चाहता हूँ कि हम उसको लाइव ही सॉल्व करें, तो मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। कल हम या तो फिर 2 टाइम पे लाइव लगाएंगे, एक दिन में या सुबह, जब भी जैसा भी होगा मैं बता दूंगा तुमको। और फिर एक शाम को लगाएंगे, तो उस हिसाब से हम प्लान कर लेंगे, या कल 2 पेपर सॉल्व करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली फिर चलेंगे। ठीक है, तो आज बात कर लेते हैं 2018 पे। और उससे पहले 2 क्वेश्चन जो 2019 में और इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। यहाँ पे क्वेश्चन ये था, द डाइपेप्टाइड विद लीस्ट रोटेशनल बैरियर इन द पेप्टाइड बॉन्ड इज। तो इसका जो एक्चुअल हमने बात की थी, शायद मैंने आंसर डी बताया था, विच इज नॉट करेक्ट। इसमें जो आंसर है वो बी है। और बी होने का मेजर कारण क्या है, जरा उसको समझ लो। जब भी हम पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं तो हम कुछ इस तरीके से उसको बनाते हैं। यहाँ पे हम रखते हैं सी डबल बॉन्ड ओ, और फिर हम रख देते हैं सी अल्फा। और इस सी अल्फा से फिर हम बनाते हैं यहाँ पे आर, और इधर हम ले लेते हैं एच। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और बाकी फिर आप इस तरीके से यहाँ पे जो भी आपका सेटअप होता है वो बनाते हो। यहाँ पे हम ले लेते हैं सी अल्फा, आर हम ले लेते हैं ऊपर, और इसको हम बोलते हैं ट्रांस बॉन्ड। यहाँ पे हम ले लेते हैं डबल बॉन्ड कैरेक्टर, क्या, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। फिर हम यहाँ पे जब रामाचंद्रन प्लॉट लेते हैं तो ओमेगा की वैल्यूज जो होती है वो हम ले लेते हैं 180 डिग्री पे। और इसीलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और वो 180 डिग्री पे मैक्सिमम होती है, तो यहाँ पे रोटेशन नहीं है। और ये वाला जो रोटेशन है, ये वाला रोटेशन, इस तरह का कोई रोटेशन नहीं है, एकदम एक्जैक्टली क्या है, आपका प्लेनर ज्योमेट्री में है। सारे के सारे जो एटम्स हैं वो एक ही प्लेन में ज्योमेट्री में है। एंड दैट्स व्हाई हम बोलते हैं कि यहाँ पे ये प्लेनर ज्योमेट्री है और 180 डिग्री का इसमें एंगल है, जो रोटेशन एंगल है। इसमें मेन चीज और क्या होती है, ये जो पूरा का पूरा प्लेन है, जैसे यहाँ पे अगर तुम इसको समझ सकते हो तो ये पूरा प्लेन हो गया आपका, ऐसे करके। ये पूरा एक प्लेन हो गया हमारा, यहाँ पे कोई रोटेशन नहीं है, ये बॉन्ड बीच में ये वाला है ना, ये पूरा प्लेनर है। बट यहाँ पे ये प्लेनर क्यों है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से। और ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्यों है, ये है आपका रेजोनेंस की वजह से। तो रेजोनेंस क्या होता है, ये जो अमाइड है आपका, ये फ्री अमाइड दिख रहा होगा तुमको, जो है आपका अमाइड लिंकेज होता है ना पेप्टाइड बॉन्ड, तो ये फ्री वाला अमाइड है, इसमें ये डबल बॉन्ड ऐसे ऐसे करके घूमता रहता है। कभी इधर आ जाता है, कभी इधर आ जाता है, फिर इधर आ जाता है, फिर इधर आ जाता है। इससे आपका बनता है रेजोनेंस, दैट लीड्स टू रेजोनेंस जो लिखा हुआ है। और रेजोनेंस जो है वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर लेके आता है, प्लेनर ज्योमेट्री लेके आता है। और इस वजह से आपका क्या होता है वहां पे, आपका जो सेटअप है, या सेटअप से मेरा मतलब है कि जो आपका ये बॉन्ड है, ये कैसा रहता है आपका, सीधा, मतलब इसके अंदर रोटेशंस नहीं होते हैं। आपसे पूछा गया था कि लीस्ट रोटेशनल बैरियर, मतलब जहां पे ज्यादा रोटेशन हो पाएगा, जहां पे रोटेशन ज्यादा हो पाए। तो रोटेशन ज्यादा कहाँ हो पाएगा, जहां पे आपका ये अमाइड जो है वो फ्री ना रहे, जिसकी वजह से रेजोनेंस ना हो सके, और रेजोनेंस ना होने की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर उतना अच्छे से ना आ पाए, वहां पे आपका सबसे ज्यादा रोटेशन होता है। और वो जगह है जब आपका प्रोलीन जो है उसके साथ में आपकी ये साइड चेन लेके आ जाती है। तो इसमें तुमको पता होगा कि प्रोलीन में जो 3 कार्बन की साइड चेन होती है, वो इस तरीके से आपके नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाती है मेन चेन के। और यहाँ पे नाइट्रोजन का बन जाता है इमिनो ग्रुप। और ये ओनली अमीनो एसिड है विच कंटेन्स द इमिनो, इमिनो मतलब NH ग्रुप, इम्यूनो कंटेनिंग ग्रुप। दूसरी चीज जो इसमें ध्यान देने वाली है, क्योंकि आपका यहाँ पे फ्री अमाइड नहीं रहा जैसे यहाँ पे था, तो अब ये यहाँ पे वो नहीं कर सकता रेजोनेंस, और रेजोनेंस नहीं कर सकता, तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो होता है वो वीक हो जाता है। ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर वीक होने की वजह से यहाँ पे सबसे ज्यादा रोटेशन पॉसिबल होते हैं। एंड इसीलिए हम प्रोलीन के साथ में सिस पेप्टाइड बॉन्ड्स के बारे में भी बात करते हैं कि हाँ, प्रोलीन जो है वो सिस पेप्टाइड बॉन्ड भी बना सकता है, मतलब ये जो है ये घूम के इस तरफ भी आ सकता है। तो इसमें यही हो रहा है कि आपके जो दोनों तरफ की साइड चेन है, अगर तुम नोटिस करोगे तो दोनों साइड चेन एक तरफ ही है, सिस बॉन्ड है ये पेप्टाइड बॉन्ड, देखोगे ना अगर तुम, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड है और ये सिस है, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड जो है वो उतना अच्छे से स्ट्रॉन्ग नहीं है, रेजोनेंस उतना अच्छा नहीं है, एंड दैट्स वाई यहाँ पे प्लेनर ज्योमेट्री मेंटेन नहीं है। एक चीज और तुम प्रोलीन के बारे में याद रख सकते हो, जब अपन ये अल्फा हेलिक्स बनाते हैं, इसके जो आखिरी के बैंड्स होते हैं एन टर्मिनस और सी टर्मिनस पे, उस पर भी हम प्रोलीन बनाते हैं, क्योंकि प्रोलीन के अंदर बेंडिंग बहुत अच्छी होती है। ठीक है, ऐसे तुमने जब बीटा टर्न्स पढ़े होंगे तो उसके अंदर जो एल्बो बनता है बीटा टर्न्स में, वो एल्बो में भी आपका प्रोलीन आता है ना, GSNP करके कॉन्सेप्ट रहता है ना उसमें। तो उसमें जो जैसे आपने अभी अगर मुझे बनाना हो कोई टर्न, ये बीटा शीट हो गई, ये दूसरी बीटा शीट हो गई, और मैंने इसको इस तरीके से जोड़ दिया, तो यहाँ पे इस एल्बो पे क्या मिल जाएगा मुझे, प्रोलीन। तो इसमें आंसर ये है आपका बी वाला। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। इसके बारे में सारी चीजें कवर कर दी मैंने जितना इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन था जिसमें थोड़ा सा करेक्शन है। थोड़ा सा करेक्शन से मेरा मतलब यहाँ पे है कि हमने जो तरीके से सॉल्व किया था वो भी सही है, बट जो गेट के आंसर किए उन्होंने उसमें अलग अलग तरीके से सॉल्व किया है। क्वेश्चन जो है ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है, अगर तुमने पिछला वीडियो नहीं देखा है 2019 वाला तो पहले उसको जाके देखो, नहीं तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ।
सो बेसिकली यहाँ पे हमको डेटा दे रखा है और हमको बोल रखा है कि जो जीन का ऑर्डर है वो बी ए सी है, आपको बी और सी के बीच के डिस्टेंस को बताना था और आपको यहाँ पे ये पूरा डेटा दे रखा है। इसको मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन पे ही चलूंगा। जैसे यहाँ तुम देख सकते हो, ए को मिडिल में मान के मैंने इसको रीअरेंज कर लिया है, डीसीओ एससीओ बिटवीन बी है, एससीओ बिटवीन ए सी और एनसीओ ये सब डिफाइन कर लिया है। अब बी और ए के बीच में अगर डिस्टेंस निकालनी है तो एससीओ ऑफ बी ए प्लस डीसीओ डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, उसको पूरा सॉल्व किया तो आया वो 24.7 सेंटीमॉर्गन। फिर हमने ए और बी सी के बीच का डिस्टेंस निकाला, एससीओ ए सी 6164, यहाँ से उठाया 6164, फिर आपका डीसीओ 1670, उसको प्लस किया, सारा मल्टीप्लाई किया और अल्टीमेटली आंसर आया 15.8। इन दोनों को जब प्लस किया क्या हुआ, इस तरीके से हमने बोला कि बी और ये बी और ए के बीच की डिस्टेंस कितनी है 24.7 और ए और सी के बीच की डिस्टेंस कितनी है 15.8, और जब इसको पूरा प्लस किया तो हमारे पास आंसर आया 40.5। यही आपका क्या है आंसर की में आंसर है। तो उन लोगों ने इस तरीके से सॉल्व करने का था इसको, पहले आप इसको बी ए को अलग सॉल्व करो, फिर ए सी को अलग सॉल्व करो, फिर दोनों को अलग अलग सॉल्व करो, फिर उनको मर्ज करके कंबाइन करके आंसर लिखो। दैट वाज देयर वे टू सॉल्व इट। बट या हमने जो सॉल्व किया था उसमें हमारा 37.2 आ रहा था, तो वो वाली जो डायरेक्ट अप्रोच अपन लगा रहे हैं कि सारे ही रिकॉम्बिनेंट्स को ऊपर ले लें और नीचे टोटल ले लें और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, तो ये वाला फॉर्मूला इसमें नहीं लग पाएगा। ठीक है, इन्होंने ये वाले फॉर्मूले से सॉल्व किया इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, मतलब 2 पॉइंट क्रॉसओवर था ये। आज हम बात कर रहे हैं अगली हमारी जो कहानी थी, तो ये हो गया हमारा 2019 के दोनों क्वेश्चन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 2018 पेपर। तो 2018 पेपर की अगर अपन बात करें तो पहला 1 मार्क का क्वेश्चन जो बायोकेमिस्ट्री में इजी है ये, टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ एंजाइम डज काइमोट्रिप्सिन बिलोंग्स। तो काइमोट्रिप्सिन क्या है सर, काइमोट्रिप्सिन आपका रिलीज होता है, कहाँ से रिलीज होता है ये आप मुझे नीचे बता दो। ये मैंने लाइव में भी पूछा था, उसके बाद में बंद हो गई लाइव, तो ये आप मुझे नीचे बता दो। काइमोट्रिप्सिन करता क्या है, ये आपका प्रोटीएज क्लास ऑफ एंजाइम है, अगर एग्जैक्ट बोला जाए तो एंडोप्रोटीएजेस है ये, है ना, ये एंडोपेप्टाइडेजेस जिसको हम बोल देते हैं। और अगर तुमको याद आ रहा हो तो काइमोट्रिप्सिन कौन सी साइट पे कट लगाता है, अगर पेप्टाइड की बॉन्ड पे अगर अपन बात करेंगे तो कहाँ पे लगाएगा ये, अगर तुमको याद हो तो ये भी बता दो। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस पे आ सकता है, पेप्टाइड सीक्वेंसिंग में आ सकता है ना सवाल। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने तुमसे यहाँ पे पूछ लिए। एंडोप्रोटीएजेस है। दूसरी चीज जो यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि ये क्योंकि एंडोप्रोटीएजेस है तो ये कहाँ में आएगा, आपका हाइड्रोलेज क्लास में आएगा। हाइड्रोलेज क्लास जो है वो हमारा ऑप्शन बी। ऑक्सीडोरिडक्टेज में हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में बात करते हैं। ट्रांसफरेज में हम बेसिकली बोलते हैं कि एक ए से कोई फंक्शनल ग्रुप जो है वो बी से किसी फंक्शनल ग्रुप को हमने ट्रांसफर किया है, और ये पूरा सेटअप जो होता है वो ट्रांसफरेज में होता है। आइसोमेरेज जो है इसमें तुम जानते ही हो, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज का आइसोमेरिज्म हो जाए, या आपका अल्डिहाइड कीटोन जैसे इस केस में हो रहा है कार्बोनिल का, तो ये वाला आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड नहीं है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, the substrate saturation profile of an enzyme that follows Michaelis-Menten kinetics is depicted in the figure. So we have this figure, यहाँ पे हमारा वही initial velocity ले दिया v0 और यहाँ पे मोलर में substrate दे दिया है। What is the order of the reaction in the concentration range between 0.8, तो here is 0.8 and here is 0.4। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो rate is proportional to substrate in terms of zero order। तो यहाँ पे 0 में है, यहाँ पे किस में होती वो, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। तो ये होती है फर्स्ट ऑर्डर। तो हमसे क्योंकि यहाँ पे 0.8 से 1.4 पूछा है तो हमारा आंसर क्या होगा 0। फ्रैक्शन तो कुछ होता ही नहीं है, फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर तुम ऑलरेडी जानते होगे, यहाँ पे पावर 1 की आ जाएगी और यहाँ पे पावर जो होगी वो आपकी डबल हो जाएगी। इस तरीके से चलता रहेगा, तो वो सेकंड ऑर्डर और वो सारी चीजें होगी। ठीक है, रेट जो होती है अगर सबस्ट्रेट 2 बढ़ा है तो रेट जो होगी वो आपकी 4 से बढ़ जाएगी, ये तुम जानते ही होंगे पहले से ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंफर्मेशन ऑफ ग्लूकोज इज मोस्ट स्टेबल। ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझना। यहाँ पे आपसे पूछा है बोट, हाफ चेयर, चेयर और प्लेनर। ठीक है, तो ग्लूकोज का सेटअप क्या होता है, तो हम अगर तीनों प्रोजेक्शन अगर मैं बनाऊं तो सबसे पहले हमारे पास हैवर्ट सबसे इजी होता है ना, ये हो गया CHO। फिर आपके पास में यहाँ पे HOH लगाना है आपको, ये भी सिखाऊंगा कार्बोहाइड्रेट्स कैसे याद रखना है, क्या रखना है। पर अभी के लिए तुम इतना समझो कि ये ग्लूकोज का हमारा हैवर्ट प्रोजेक्शन हो गया। जब इसमें हेमी का एसिटल फॉर्म बनता है और सारी चीजें होती है तो ये कार्बोनाइल और इसके बीच में यहाँ पे बाइंडिंग होती है, ऑक्सीजन शेयर हो जाती है और फिर ये आपका 6 कार्बन का बन जाता है क्या, ये हैवर्ट प्रोजेक्शन बन गया। ठीक है, दिस इज दैट। अब बोट में कैसे बनेगा ये, बोट में अगर आपको बनाना होगा तो एक बोट को इमेजिन करो लाइक दिस, ये सब बोट में बनेगा। लेकिन ये जो है आपके कार्बन्स, इनका जो हाइड्रोजन होंगे इनको बोलते हैं फ्लैग पोल हाइड्रोजन्स। ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ में स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज करेंगे, एंड दैट्स व्हाई जो बोट है वो आपका सही आंसर यहाँ पे नहीं है।
हाफ चेयर और चेयर के बारे में बात करना है। अब हाफ चेयर और चेयर में, चेयर की अगर अपन बात करें, चेयर तुमको वैसे भी बनानी आनी चाहिए। ये तो हो गई बोर्ड की बात, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। दिस इज बोर्ड। अब चेयर कैसे बनानी है आपको, तो जैसे मान लो ये मेरे पास बीटा डी ग्लूकोज है ना, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, अंदर रखते हैं इसको, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और आपका यहाँ पे सिक्स्थ कार्बन है। ये बात सभी जानते हैं अपन। अब यहाँ पे बीटा अपन बना रहे हैं, तो बीटा में क्या होगा आपका अल्फा, मतलब जो हाइड्रोजन होगा वो आपका बीटा में ऊपर की तरफ होगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा OH, और यहाँ पे आ जाएगा आपका इस तरीके से। तो ये हो गई आपकी OH। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, यहाँ पे जो आपका लेफ्ट हैंड साइड का OH होता है वो ऊपर आता है, ये बात आप जानते ही होंगे। इस तरीके से हमने इसको बना दिया। यहाँ पे सिक्स कार्बन क्या हो जाएगा, CH2OH, नीचे आ जाएगा आपका H। ठीक है, अब अल्फा बीटा से अभी फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अल्फा और बीटा को छोड़ रहा हूँ अभी के लिए, क्योंकि ये कंफ्यूजन दे सकता है आपको। ठीक है, तो अभी के लिए अल्फा और बीटा तुम ऑलरेडी जानते ही हो। अगर ये इस तरफ इसके साथ में है तो आपका CH2OH के साथ में है तो आप उसको बीटा बोल दो, और CH2OH के अपोजिट है तो अल्फा बोल दो। ठीक है, आई होप यही है यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो इससे बेसिस क्या याद रखना है, CH2OH के साथ में ऊपर हो गया तो बीटा, और नीचे अगर इधर चला गया तो अल्फा। ये बात तुम ऑलरेडी जानते ही हो, तो मैं अभी उधर नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, अब हमारे पास में ये बेसिक आइडिया हो गया, ये हमने बना दिया आपका बीटा डी ग्लूकोज। शायद मैंने पीछे नीचे बना दिया था, अभी ठीक है। नाउ अब इसको चेयर में कैसे कन्वर्ट करना है, तो पहली चीज तो आपको यहाँ पे ऑक्सीजन जो दिख रही है उसको लेना है, और एक चेयर इमेजिन करो, एक चेयर कैसी होती है, तो पीछे टेका लेते हो और आगे आपके पाँव निकले होते हैं, तो उसी तरीके से आपको बनानी है इसको। लाइक दिस। सो दिस इज योर चेयर। अगर तुम नोटिस करोगे तो यहाँ पावर रखे हुए और इस तरीके से ये बॉडी है। ये आपका यहाँ पे है फर्स्ट कार्बन, दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड कार्बन, दिस थर्ड कार्बन, दिस इज फोर्थ कार्बन, एंड दिस इज फिफ्थ कार्बन। और इससे आपका क्या जुड़ा हुआ है, सब्सटीट्यूएंट जुड़े हुए। तो अभी सब्सटीट्यूएंट बनाते हैं क्या, क्या किस तरीके से सब्सटीट्यूएंट्स डालना है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, जो चीज नीचे दिख रही है वो नीचे के नीचे रह जाएगी, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। जैसे सेकंड कार्बन पे OH नीचे है, OH को नीचे कर दिया। अब सब्सटीट्यूएंट लगाने से पहले तुमको थोड़ी सी चीजें समझना चाहिए, एक्सियल और इक्वेटोरियल क्या होता है। एक्सियल पोजीशन जहां से भी चाहो तुम 1 से ले सकते हो, 2 से ले सकते हो, जहां से तुम्हारा मन कर सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जहां से आपको एक्सियल लेना है। तो मैं 1 से एक्सियल ले रहा हूँ, ये 1 कार्बन है पहला वाला, ये वाला, ये पहला कार्बन है ना। तो एक्सियल जो है वो आपके प्लेन से बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है ऐसे। तो अगर ये वाला नीचे है तो इसमें सेकंड कार्बन पे एक्सियल जो होगा वो ऊपर होगा, थर्ड कार्बन में वापस नीचे होगा, फोर्थ कार्बन में फिर ऊपर होगा, फिफ्थ कार्बन में वापस नीचे होगा, और अब सिक्स कार्बन तो यहाँ पे है ही नहीं, वो तो उधर कॉन्स्टिट्यूएंट में। तो यहाँ पे ये आपके एक्सियल पोजिशन हो गए। ठीक है, एक्सियल पोजीशन हो गए। अब आपके पास में इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो यहाँ आपके क्या बनाया, ये एक्सियल पोजीशन बनाया। तो एक्सियल पोजीशन में नीचे कौन सा आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है H, H डाल दिया। तो यहाँ पे आ रहा है OH, OH तो नीचे आ रहा है ना, OH को छोड़ो भी, ऊपर क्या आ रहा है, H आ रहा है, तो H ऊपर डाल दिया। फिर आपका नीचे क्या आ रहा है, यहाँ पे H आ रहा है तो H लिख दिया। यहाँ पे क्या आ रहा है, ऊपर OH आ रहा है इधर, इसको OH लिख दिया। फिर फिफ्थ कार्बन में अगर नोटिस करोगे तो नीचे क्या आ रहा है, H आ रहा है। ये हो गई हमारे पास में एक्सियल पोजीशंस। आई होप यहाँ तक तुमको समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई समस्या होगी नहीं। ठीक है, इसमें कुछ गड़बड़ करी क्या मैंने, को लग रहा है कुछ तो गड़बड़ करी है मैंने इसमें। हाँ, ये यहाँ आएगा H और यहाँ आएगा OH। ठीक है, ये अभी सही है। तो यहाँ पे ये OH का होगा, ये ऊपर आ जाएगा H, है ना। नाउ सी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको इक्वेटोरियल पोजीशंस बनाना है। इक्वेटोरियल पोजीशंस क्या होते हैं, जो आपका जैसे अगर ये रिंग की प्लेन है, बोर्ड की प्लेन है, तो इसी प्लेन में रहेगा, बट हमको थोड़ा सा अपवर्ड और डाउनवर्ड बनाना पड़ता है। तो ये डाउनवर्ड थोड़ा सा और ये थोड़ा सा अपवर्ड। इस केस में यहाँ पे ये ऊपर OH जो लगा हुआ है, जैसे इसमें तो सीधा रहेगा ये ऐसे करके, यहाँ पे ये थोड़ा सा इधर आके OH लग जाएगा। यहाँ पे अब ये नीचे वाला जो OH है थोड़ा सा डाउनवर्ड जाएगा और इस तरीके से हो जाएगा OH। यहाँ पे ये इसको अपवर्ड अपन बना देंगे, ये थर्ड कार्बन पे, तो ये हो जाएगा OH। ये डाउनवर्ड में है तो इसको डाउनवर्ड थोड़ा सा बना देंगे, ऐसा नहीं, थोड़ा सा ऐसे करके, तो ये हो जाएगा OH। और उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे अपन, तो फिर ये फिफ्थ कार्बन पे, इसमें ये ऐसे करके ऊपर की तरफ, क्योंकि ऊपर जा रहा है CH2OH, तो ये CH2OH हो जाएगा। इसमें ये जो OH जहाँ पे जो दिख रहे हैं थर्ड और फोर्थ कार्बन पे, बाकी जगह पे कोई OH ऐसे है नहीं, तो एक OH ऊपर की तरफ है, जैसे ये देखो ये वाला OH जो है ये ऊपर की तरफ है, थर्ड कार्बन वाला, दिस इज अप, और ये वाला जो है नीचे की तरफ है, डाउन। इस वजह से ये जो है ये फुल चेयर, ये आपकी सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी OH या कोई भी H जो है वो डायरेक्टली स्टेरिक हिंड्रेंस में नहीं है। थोड़ा सा करेक्शन था इसके अंदर, बाकी आई होप ये चीज अभी समझ में आई होगी।
इस तरीके से आपको ग्लूकोज का चेयर बनाना सीखना है। तो चेयर बनाने में बेसिकली ध्यान क्या रखना है, अगर मैं इसको समराइज करूँ, ये तो तुमको आई होप तुमको हैवर्थ फिशर दोनों आते हैं। उसके बाद चेयर में ध्यान क्या रखना है, जो चीज नीचे है उसको नीचे लगाते चले जाओ, किसी भी एक पॉइंट से एक्सेल पकड़ लो, एक एक्सेल अगर ऊपर है तो दूसरे वाले पे कार्बन पे एक्सेल ऊपर की तरफ होगा, नीचे फिर ऊपर फिर नीचे ऊपर, जैसे करके पूरा कंप्लीट कर दो। तो दिस वाज द क्वेश्चन। इसमें जो मेन है वो क्या है आपका चेयर। प्लेनर में अगर आप बनाने की कोशिश करोगे तो प्लेनर में एक प्लेन में अगर लेके जाओगे तो एक प्लेन में बहुत ज्यादा एंगुलर एंगल्स की स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो जाएगी एंड दैट्स व्हाई वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Now, which one of the following profiles represent the phenomena of cooperativity? तो cooperativity का मतलब हम क्या बोलते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन में हम यूजुअली cooperativity की बात करते हैं कि एक मॉलिक्यूल पे ऑक्सीजन की बाइंडिंग हुई तो वो दूसरे को और तेज कर देगी, तीसरे को और तेज कर देगी, चौथे को और तेज कर देगी, फिर दूसरे पे बाइंडिंग हुई तो तीसरे और चौथे में और फास्ट होगा, तीसरे पे बाइंड हुई तो चौथे में तो बहुत ही फास्ट होगा, ऑलमोस्ट 100x हो जाएगी आपकी cooperativity। तो बेसिकली अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पे अगर तुम नोटिस करो तो जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ता जा रहा है आपकी यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जा रही है, मतलब बहुत तेजी से सबस्ट्रेट यहाँ बाइंड कर रहा है। बाकी किसी जगह पे भी ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ये वाले ग्राफ से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे आपका सबस्ट्रेट बढ़ाने के साथ इस पॉइंट पे कुछ भी नहीं बढ़ रहा है, कोऑपरेटिविटी बढ़ नहीं रही है, लेकिन इसमें अगर नोटिस करेंगे हम तो एग्जैक्ट आ रहा है, ये हीमोग्लोबिन जैसा ग्राफ हो गया ना। तो आंसर क्या हो गया हमारा सी। आई होप ये चीज बेसिक है, बहुत ही सिंपल है, आई होप ये समझ में आया होगा। अगली कहानी क्या है सर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रिंसिक फ्लोरोसेंस ऑफ प्रोटीन। तो हमेशा इंट्रिंसिक फ्लोरोसेंस जो होता है वो आपके एरोमेटिक अमीनो एसिड्स दे सकते हैं, और एरोमेटिक अमीनो एसिड्स में भी तुमको एज सच इसको WYF ऐसे कैसे याद रखना है। तो WYF की अगर अपन बात करें यहाँ पे तो ट्रिप्टोफैन जो है वो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाता है। बाकी तो कोई एरोमेटिक है ही नहीं, और वैसे भी अगर एरोमेटिक होता भी तो सबसे ज्यादा कौन देता है, W। F सबसे कम देता है, ध्यान रखना है ना एरोमेटिक में भी। नेक्स्ट क्या था, द ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ द प्रोटीन अकर्स इन। अब ग्लाइकोसाइलेशन दो जगह होता है, एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन की अगर अपन बात करेंगे तो वो होगा ER में, और ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन की अगर अपन बात करेंगे तो वो कहाँ होगा सर, गोल्जी में होगा। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, ग्लाइकोसोम्स नहीं, ग्लाइसोसोम नहीं, गोल्जी एपरेटस होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डेफिनेटली नॉट, है ना। ग्लाइकोसाइलेशन में NER में क्या होगा आपका 14 शुगर का एक N ब्लॉक लग जाएगा, और इसमें डोलिकॉल और वो सारी चीजें आ जाएंगी, और इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन में सेरेन थ्रेओनिन पे होता है, ये एस्पेरेजिन पे होता है ना, सेरेन थ्रेओनिन पे होता है, और इसमें क्या करता है 1/1 शुगर लगती है। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया आपने को ध्यान रखना है। फर्स्ट शुगर कौन सी है दोनों में, ये कमेंट करके बताओ। अगर मुझे एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन में फर्स्ट शुगर पता करना है, पहली शुगर कौन सी लगती है प्रोटीन से, तो वो कौन सी होगी, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट, which one of the following properties of myeloma cell is used in the hybridoma technique to generate monoclonal antibodies। ठीक है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जनरेट करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं माइलोमा सेल्स की, लैक ऑफ थाइमिडाइलेट सिंथेस, थाइमिडाइलेट सिंथेस का लैक, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ द हाइपोजेंथिन HGPRT, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ आयोनिसिन 5 मोनोफॉस्फेट साइक्लोहाइड्रोलेज, और लैक ऑफ HGPRT। देखो थाइमिडाइलेट सिंथेस का ऐसा लैक नहीं होता है इसके अंदर, है ना, ये वाला बिल्कुल गलत है, और ओवर एक्सप्रेशन नहीं होता है यहाँ पे होता है लैक ऑफ HGPRT। तो HGPRT जो होता है आपका हाइपोजेंथिन गुआनिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफेरेज, ये आपका साल्वेज पाथवे का एक एंजाइम है, साल्वेज पाथवे एंजाइम। और हम क्या करते हैं, हम हमारी पूरी जो हाइब्रिडाइज्ड अरेंजमेंट होती है माइलोमा सेल्स की और लाइव बी सेल्स की, तो बी सेल्स और माइलोमा सेल्स की, इन दोनों को हेड सिलेक्शन में हम इसमें क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं हाइपोजेंथिन अमीनोप्टेरिन थाइमिडीन के साथ में, और उसके बेसिस पे हम इनको जो हाइब्रिड बनते हैं उनको सिलेक्ट करके क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं, क्योंकि बी सेल्स जो है वो एंटीबॉडी ढंग से बना देती है, और माइलोमा सेल्स जो होती है ये हाइब्रिडाइज होकर ऐसे बन जाती है ना MB। तो ये जो सेल होती है आपकी हाइब्रिडाइज सेल, ये प्रॉपर एंटीबॉडी भी बनाती है और ये जिंदा भी रहती है अगर लगातार न्यूट्रिएंट दिया जाए तो। बट इसको ढूंढने के लिए हम हेड सिलेक्शन लेते हैं, और जो हेड ये है साल्वेज पाथवे, इसकी जो डिपेंडेंसी होती है उसको खत्म करते हैं। तो इसमें बेसिकली लैक होता है, ना कि ओवर एक्सप्रेशन। और आयोनिसिन 5 मोनोसाइक्लोहाइड्रोक्सिलेज का तो कोई लेना देना ही नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका डी। ये बेसिक आइडिया अगर पता है तो बन जाएगा ये। Then next क्या है सर, the movement of protons through the F0 F1 ATPase during mitochondrial respiration is required for। तो F1 F0 की अगर अपन बात करें तो ये आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, here you have the proton channel, और उसके बाद में आपकी ये मोटर लगी हुई है like this, यहाँ से प्रोटॉन एंटर करता है और यहाँ से ऐसे निकल जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में यहाँ पे ये क्या करता है, इस मोटर को जो अल्फा 3 बीटा 3 इस तरीके से बनी होती है उसको ये रोटेट करता है, क्या करता है, इसको रोटेट करता है।
ये इसको रोटेट करता है और यहाँ पे क्या बनाता है आपका एडीपी प्लस पीआई पकड़ के, जो हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, आपको एटीपी बना के देते हैं। सवाल ये है कि आपका जो ये प्रोटॉन का मूवमेंट है ये क्यों चाहिए? द इंक्रीज इन द पीएच ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। देखो ये सही तो है वैसे कि प्रोटॉन अगर यहाँ से मूव करेंगे तो आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का पीएच तो बढ़ेगा, बट यहाँ पे सवाल क्या हमसे मैट्रिक्स के बारे में पूछा गया है क्या? द आंसर इज नो, क्योंकि हमको मैट्रिक्स के बारे में नहीं पूछा गया है तो हम ये पिक नहीं कर सकते हैं। हमको स्पेसिफिकली पूछा है कि F1 F0 पे क्या इंपैक्ट आता है वो बताइए, और आपको रेस्पिरेशन के बारे में सवाल है, ना कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के पीएच के बारे में। तो ये सही तो है लेकिन हमारे लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। चेंजिंग द कॉन्फर्मेशन ऑफ F0 F1 ATPase to expel the ATP, yeah it could be the case. Importing PI from intermembrane space, intermembrane space से PI कैसे आएगा? यहाँ पे है क्या PI आपका? ये intermembrane space तो ये है यहाँ पे, इसके भी ऊपर, ये तो इनर मेम्ब्रेन है ना, दिस इज इनर मेम्ब्रेन, यहाँ पे है PI, तो यहाँ से कोई PI अंदर ऐसा आता है क्या? मैंने तो कभी नहीं पढ़ा ऐसा, है ना। फिर डिक्रीजिंग द एफिनिटी ऑफ ADP टू F1 F0 ATPases, नहीं अगर ADP की ही एफिनिटी कम हो जाएगी तो ADP आएंगे ही नहीं, ADP आएंगे ही नहीं तो प्रोटॉन आने से तो हमारे काम बिगड़ रहा है ना, जबकि हम तो बोल रहे हैं प्रोटॉन आने से हमारा काम अच्छा होना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई जो हमारा ऑप्शन है वो एलिमिनेशन से भी बी आ रहा है। अगर तुमको डायरेक्टली पता है तो भी पता होगा कि कॉन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं आपके इसमें F1 F0 में, और अल्टीमेटली उससे क्या निकल जाता है? ATP बाहर हो जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोटॉन से या ATP बाहर चला जाता है। आई होप ये समझ में आया होगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट है इसका जो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, इसको एक बार गो थ्रू कर लो। कॉन्सेप्ट मैंने वैसे पूरा समझा ही दिया है, बट फिर भी एक बार टॉक जनरेशन क्या है, कॉन्फर्मेशन चेंज कैसा है, कोई बात देख लेना। नेक्स्ट, the number of NADPH molecules required to completely oxidize one molecule of glucose to CO2 through PPP, which is your pentose phosphate pathway या hexose monophosphate shunt HMP या PPP। तो उसके लिए तुमको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि ऑक्सीडेटिव और नॉन ऑक्सीडेटिव दो फेजेस होती है। हमारे लिए सवाल जो है वो आपका NADPH के रिलेटेड है, तो वो ऑक्सीडेटिव फेज का है, ठीक है। ऑक्सीडेटिव फेज में दो रिएक्शंस होती हैं, दो रिएक्शंस, और उसमें हमारे पास में दो NADPH2 का रिलेशन लगता है और दो NADPH का यूटिलाइजेशन होता है, जिससे 1 CO2 का सेटअप बनता है, मतलब ग्लूकोज से एक CO2 बाहर निकल जाती है। हमको यहाँ पे बोला है कि पूरा एक मॉलिक्यूल हमको ग्लूकोज का लगाना है ताकि हम उससे CO2 बना सके। तो एक CO2 निकली मतलब पूरे ग्लूकोज का एक कार्बन निकला। अब आपको अगर पूरे ग्लूकोज में 6 कार्बन है तो 6 कार्बन है मतलब आपको पूरी साइकिल कितनी बार चलानी पड़ेगी? ये ऑक्सीडेटिव फेज वाली 6 टाइम्स चलानी पड़ेगी। 1 टाइम साइकिल रन कर रही है तो वो 2 NADPH2 यूज कर रही है और एक CO2 का एक्सपल्शन है। तो यहाँ पे आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से और आंसर हो जाएगा आपका डायरेक्ट 12। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा था, आपको ऑक्सीडेटिव फेज याद होना चाहिए थी, अगर वो याद है तो यहाँ पे डायरेक्टली बन जाएगा आंसर कितना? 12। नेक्स्ट, measurement of the absorbance of the solution containing NAD in a path length of 1 cm cubed at 340 nanometer shows the value of 0.31। तो absorbance दे रखा है 0.31, वेवलेंथ दे रखी है 340 और पाथ लेंथ दे रखा है 1, कोई बात नहीं। द मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट ये भी दे दिया है 6200 पर मोल पर सेंटीमीटर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NADH पूछा है तो एप्सिलॉन CL वाला लग जाएगा इसके अंदर, बेसिक सा फॉर्मूला। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन इंटू एप्सिलॉन CL, तो ये हो जाएगा आपका C इज इक्वल्स टू A अपॉन एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। एब्जॉर्बेंस कितना दे रखा है हमको? अगर एब्जॉर्बेंस देखेंगे तो हमारे पास में कितना मिल जाएगा? वो 0.31, और एप्सिलॉन कितना दे रखा है? 6200 मल्टीप्लाइड बाय 1, क्योंकि लेंथ तो 1 है ना। अगर इसको सॉल्व करते हैं अपन, इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने सॉल्व कर लिया है ऑलरेडी, इट इज गोइंग टू बी 50 इंटू, अच्छा अब यहाँ पे ये कितना दे रखा है? पर मोल पर इनवर्स दे रखा है ना, पर मोल पर इनवर्स, और आपको चाहिए माइक्रोमीटर मोलर्स में, ध्यान देना क्वेश्चन माइक्रोमोलर्स में चाहिए ना, तो मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट पर मोल में दे रखा है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। तो ये हो जाएगा 50 इंटू 10⁻⁻5 मोलर्स, ठीक है। और अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50 इंटू 10⁻5 मोलर्स, तो द आंसर शुड बी हियर, कि मोलर में है ना, रुको एक मिनट, आई थिंक आई शुड सॉल्व दिस अगेन। 0.31 डिवाइडेड बाय 6200, कुछ मिस्टेक लग रही है मेरे को इसके अंदर, वेट अ मिनट, लेट्स यूज कैलकुलेटर। 0.31 divided by 6200, yeah, so it is 0.00005, 505 into your, क्या हो जाएगा ये? 0.00005 इतना हो जाएगा ये। अब आपको क्या चाहिए? ये मोलर में आया है, ठीक है, आपको चाहिए माइक्रोमोल्स में, तो आप कितने जीरो बढ़ाओगे? 1 2 3 4 5 और 6 जीरो बढ़ाओगे तो 10⁻⁻6 पे चले जाओगे, और उस केस में जब आप जाओगे
तो इट इज गोइंग टू बी 50 इंटू 10⁻⁻⁶, और ये मोलर में हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 50 माइक्रोमोलर्स। ये आंसर कितना हो जाएगा 50। ये कन्वर्जन पे थोड़ा ध्यान देना, इस तरीके कैसे किया है, यहाँ पे एक आपका आएगा ये आंसर, है ना, तो अगर इसको अपन ध्यान से देंगे तो यहाँ पे 50 इंटू 10⁻⁶ हो जाना चाहिए था, बट ठीक है वो वहीं लिख दिया मैंने, तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? नाउ वी आर मूविंग ऑन टू 2 मार्क क्वेश्चन। 2 मार्क क्वेश्चन में पहला सवाल क्या है, जरा उसको देखो। Among the reagents given below, which of the following combination reagent will not break the disulfide bond in the immunoglobulin molecule? तो डाइसल्फाइड बॉन्ड कौन नहीं तोड़ेगा? देखो डाइथायोथ्रिटॉल तो तुम जानते होंगे कि ये आपका क्या है, अल्टीमेटली रिड्यूसिंग एजेंट है, जैसे हमारे पास में और बीटा मार्केप्टोथेनॉल या क्लीलैंड रिएजेंट होता है या चिप्स होता है, ये सारे। तो क्यू तो एलिमिनेट हो गया, बट क्यू बहुत ज्यादा जगह नहीं है। मिथ्योनिन बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, तो आंसर एस से होगा, या तो पीजीएस होगा या आरएस होगा। अब पी क्या है? रिड्यूस ग्लूटाथियोन। रिड्यूस ग्लूटाथियोन मतलब जीएसएच, तो इसके अंदर सल्फा हाइड्रिल है, ये सल्फा हाइड्रिल है, तो ये क्या कर सकता है, ये किसी और के साथ में जाके ऐसा डबल बॉन्ड ब्रेक करके बना सकता है खुद के साथ, एंड दैट्स व्हाई जो रिड्यूस ग्लूटाथियोन है दैट इज गोइंग टू ब्रेक योर डाइसल्फाइड बॉन्ड, एंड दैट्स व्हाई हमारे पास में पी आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। पी एलिमिनेट आंसर हो गया हमारे पास आरएनएस। इसके लिए रिड्यूस ग्लूटाथियोन के बारे में जीएसएच पता होना चाहिए था, क्योंकि जीएसएच जो है इट कैन ब्रेक डाइसल्फाइड बॉन्ड, बट जो एसडीएस है उसका तो कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ आपका क्या है, कौन सा डिटर्जेंट है एसडीएस, कोई बता सकते हैं? जरा बताओ सर, कमेंट में बताओ क्या होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, ये बढ़िया सवाल है फिर से। मैच द प्रोटीन इल्यूजन कंडीशन गिवन इन ग्रुप 1 विद द एप्रोप्रिएट क्रोमेटोग्राफिक मैट्रिसेस फ्रॉम ग्रुप 2। तो यहाँ पे आपको कुछ दे दिया है, यहाँ पे आपको कुछ दे दिया है। अब ये बढ़िया सवाल क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहला, तो पहला क्या है, इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड बढ़ाने से आप क्या चेंज कर रहे हो? आप चेंज कर रहे हो आयनिक बैलेंस, ठीक है। और आयनिक बैलेंस चेंज करने का मतलब क्या हुआ? आयनिक बैलेंस चेंज करने का मतलब हुआ दैट यू आर चेंजिंग दी, ऑब्वियसली आयनिक बैलेंस चेंज करना तो किसमें करोगे? आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी वगैरह में करोगे ना। तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी किसमें होती है? अगर हम ध्यान दें तो DEA डाइथाइल अमीनो इथाइल सेफेक्रिल, ये क्या है हमारे पास में, ये आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में ये आपका आयन एक्सचेंजर है। कौन सा एक्सचेंजर है ये? अब ये तो तुम बताओगे भैया, आयन एक्सचेंजर तुम्हें बता रहा हूँ, एनायन है या कैटायन है ये बताओ। आयन एक्सचेंजर है, सभी में बता दूं क्या? थोड़ा तो मेहनत करो। तो आयन एक्सचेंजर है, ठीक है। दूसरी चीज, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ हिस्टिडीन, तो तुमने निकल एनटीए के अगर पढ़ी होगी, एनटीए वाली जो क्रोमेटोग्राफी होती है उसके अंदर हम निकल इसको हिस्टिडीन को यूज करते हैं निकल के साथ में। तो निकल जो होता है एनटीए के साथ में जब वो कंबाइन होता है आपका, जैसे यहाँ पे ये आपका जो भी मॉलिक्यूल था वो यहाँ पे चिपका हुआ है, आप हिस्टिडीन के साथ में इसको ट्रीट करते हुए मॉलिक्यूल एलियोट आउट हो जाता है। तो पी का 3 और क्यू का 4, पी का 3 क्यू का 4 कहाँ का दिख रहा है? पी का 3 क्यू का 4 ए में दिख रहा है मुझे एक, तो ए इसका एक सही हो जाएगा। इसके अलावा इसमें और कुछ चीजें ध्यान देने वाली है क्या? हाँ, तुम ये देख सकते हो कि इसमें क्रोमेटोफोकसिंग में आप क्या करोगे? पीएच का यूज करोगे, और एट दी एंड अमोनियम सल्फेट किसके साथ जाएगा? फिनाइल सेफेरोस के साथ। फिनाइल सेफेरोस के साथ में कौन सी होगी आपकी जो ये रहेगी? इट इज गोइंग टू बी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्रोमेटोग्राफी, ये लिख लेना कहीं पे, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन को ब्रेक करता है आपका अमोनियम सल्फेट एज अ सॉल्ट, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्रोमेटोग्राफी। अच्छा सवाल था ये, इट वाज नॉट दैट इजी। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। Which one of the following is not a neurotransmitter? Very easy question. हिस्टिडीन जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है। एड्रेनालिन, ग्लूटामाइन, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी एक मिनट, सही तो बोल रहा हूँ। हिस्टिडीन कैन बी a neurotransmitter. हिस्टिडीन is not a neurotransmitter, right? Yeah, it is. सही तो बोल रहा हूँ, सॉरी। हिस्टिडीन is not a neurotransmitter. मेरे को हिस्टामाइन आ गया था दिमाग में ऊपर। हिस्टामाइन is a neurotransmitter. Glutamate is a neurotransmitter. Adrenaline is also a neurotransmitter. ये हिस्टामाइन एलर्जिक रिएक्शन, ग्लूटामेट जो होता है वो कहीं पे इनहिबिटरी सिग्नलिंग और कहीं पे आपकी एक्टिवेटिंग सिग्नलिंग। एड्रेनालिन तो तुम जानते ही हो। Next, the type 2 hypersensitivity reaction is mainly mediated by, तो type 2 hypersensitivity reaction में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की दिक्कत होती है और उसमें मेनली IgM काम करती है आपकी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रही बात? सिंपल क्वेश्चन है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो, आगे नहीं बढ़ा तो आगे बढ़े। Which one of the following reaction mechanism drives the conversion of low energy 3-phosphoglyceraldehyde to high energy 1,3-bis-phosphoglyceraldehyde? तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि हो क्या रहा है, देखो जितने भी कैटाबॉलिक सेटअप्स होते हैं वो सारे के सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती है ना। सारे क्या हो रहे हैं आपके? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन से यहाँ पे थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि कैटाबॉलिक रिएक्शन है ना। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर मैं पूरी रिएक्शन को समझने की कोशिश करूँ तो हो ये रहा है, I have 3 PgAl that gets converted into 1,3-bi-PgAl, है ना, फॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ पे एक चीज और ही हो रही है कि आपके पास में यहाँ पे
ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगा हुआ है यहाँ पे, तो 3PGAL डिहाइड्रोजिनेज ये हमारा लग गया क्या एंजाइम। और यहाँ पे ये NAD जो है इसका रिडक्शन हो जा रहा है भाई साहब का, तो ये बन जा रहा है रिड्यूस होकर NADH, और इसका हो जा रहा है ऑक्सीडाइजेशन। तो वैसे भी एल्डिहाइड है एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो तुम बेसिक केमिस्ट्री से भी समझते हो कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पे क्या बन रहा है, क्या यहाँ पे एनहाइड्राइड बॉन्ड बन रहा है क्या, या यहाँ पे एनहाइड्राइड बॉन्ड नहीं बन रहा है क्या। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कार्बोक्साइलेट का कोई यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं है, कार्बोक्साइलेट मतलब CO2 से रिलेटेड या ऐसा कुछ कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना ऐसा। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है। और एक चीज यहाँ पे जो है वो क्या है, इधर देखे तो अगर अपन तो 1,3 बाई PGA ऑक्सीडेशन विद एनहाइड्राइड बॉन्ड फॉर्मेशन, तो 1,3 बाई PGA। ओके, इसमें आंसर क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन कपल्ड विद एनहाइड्राइड बॉन्ड। आई थिंक यहाँ पे आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए बी, ऑक्सीडेशन कपल्ड विद एनहाइड्राइड बॉन्ड। दिस इज इट, यहाँ पे बी आंसर जो है मेरे हिसाब से सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो विदाउट नहीं होगा ना, विदाउट एनहाइड्राइड बॉन्ड बन पाएगा यार, एक बार चेक करना पड़ेगा इसको, वेट अ मिनट लेट मी चेक। ओके गाइस, सो आई हैव चेक्ड द ऑफिशियल आंसर की एज वेल एंड द आंसर इज बी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक एनहाइड्राइड बॉन्ड बन रहा है ना, फॉस्फेट बाइंड हो रहा है ना आपका यहाँ पे, 1,3 बाई PGA बन रहा है, तो 3 पे तो था, फर्स्ट पे जो आपका PI लगेगा यहाँ पे वो डायरेक्टली आपका क्या होगा, एनहाइड्राइड बॉन्ड से लगेगा, और इस वजह से आपका यहाँ पे क्या है, क्योंकि फॉस्फेट कंबाइन होगा तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, एंड दैट्स व्हाई देयर इज एनहाइड्राइड बॉन्ड फॉर्मेशन, एंड दैट्स व्हाई आंसर इज बी। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ऑक्सीडेशन कैसे निकाला अपन ने। A polymerase chain reaction is carried out for 10 cycle in a volume of 1 ml with 5 molecules of template DNA. 5 molecule हमारे पास template DNA है. Assuming that the efficiency of the reaction is 100%, the number of molecules of DNA present in 100 microliter at the end of the reaction is. तो देखो 5 molecule हमारे पास में थे parent में, और इसका अब तुमको यार पता ही होगा NT is equals to N0 multiplied by 2 to the power n, इसको तुम डायरेक्टली यूज कर सकते हो। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स है। तो कितना आपका पास टाइम कितना दिया है, N0 दे रखा है 5, और 2 की कितनी साइकिल लगा दिए 1, सॉरी 10 साइकिल्स लगाई है। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 8 4 इंटू 2 8, 8 16 32, ऐसे करते 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 अगर हम 10 बार जाएंगे तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 2 4 8 16 64 128 256 512, कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 2 इंटू 2 एक बार हो गया, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 में 1 0 8 नहीं 1024, और आखिरी में कितना हो जाएगा ये 2048। ठीक है, तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये पूरा कितना हो जाएगा हमारे पास में, एक मिनट रुको, मैंने कुछ गड़बड़ करी क्या इसमें, कुछ भूल गएगा अपन, एक साइकिल रन करी तो 2 बने, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे 1024 पे आएगा भैया, 10 साइकिल के बाद कितना हो जाएगा 1024। तो 1024 आया, तो 5 इंटू 1024 कर दिया, 5 इंटू 1024 कितना हो गया 5000, तो डायरेक्ट हो गया, और 24 को करा तो 120, तो हुआ 5120, 24 इंटू 5 120। तो इतना कितना है ये है आपका किसमें 1 ml में, इन 1 ml सॉल्यूशन 1 ml था ना, लेकिन हमसे कितना पूछा है 100 माइक्रोलीटर में पूछा है, तो 1 ml में है 100 माइक्रोलीटर, इसका 10% होगा, 10% क्या हो गया इसका 100 माइक्रोलीटर, और इसका भी 10% निकाल दो तो वो कितना हो जाएगा 512, आंसर कितना हो गया 512। इतना आपका क्या होगा यहाँ पे 100 माइक्रोलीटर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डीएनए होंगे यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी अच्छा सवाल था। The secondary structure topology diagram of 400 amino acid long protein X is depicted in the figure. So this is the हमारा 400 amino acid का प्रोटीन है। The start and end amino acid residue numbers of each alpha helix are marked. तो start and का दे दिया 1 से दे दिया 400, सिंपल है। Then the percentage of residue forming alpha helix is, कितना परसेंटेज बना रहा है, कुछ भी नहीं करना था इसके अंदर, बहुत सिंपल है। 21 से 70 तक कितना होगा, ये 50 रेजिड्यूज हो गए, 225 से 249, तो 225 से 249 हो गए 25 रेजिड्यूज, 320 से 324, 320 भी इंक्लूडेड है, 320 320 320 321 22 23 24, 5 हो गए यहाँ पे, 25 और 5 कितना हुआ 30, 30 और 50 कितना हुआ 80,
तो 80 रेजिड्यूज आउट ऑफ 400 ये हैं आपके कितने अल्टीमेटली अल्फा हेलिक्स में। तो अगर 400 की बात करूं मैं, मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली करना चाहिए अपने को। 400 का 10% 40 और 20% कितना हो गया, बताओ बताओ बताओ, 80 एग्जैक्टली, आंसर इज 20%। आई होप ये समझ में आया होगा। अगला, an enzyme follows Michaelis-Menten kinetics with substrates S, ठीक है। The fraction of the maximum velocity Vmax will be observed with the substrate concentration S is equals to 4 km। फ्रैक्शन पूछा है Vmax का जब सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कितना हो 4 km, तो आपको बताना है। तो V0 is equals to Vm S upon Km plus S, बहुत ही डायरेक्ट। S की जगह रख देंगे 4 km, तो ये हो जाएगा V0, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं V0 के कंपैरिजन में ही, Vm 4 km, km प्लस 4 km हो गया 5 km, km से km कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 4 अपॉन 5 ऑफ Vmax। 4 बाय 5 ऑफ Vmax मतलब कितना हो गया, अगर 4 बाय 5 ऑफ Vmax V0 है तो आपका द फ्रैक्शन ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी वो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे अगर अपन नोटिस करें तो इट विल बी अराउंड योर 4 बाय 5 ऑफ Vmax। तो काट दो इसको, कितना हो जाएगा 0.8, क्योंकि आपको किसमें पूछा था, 1 डेसिमल प्लेस में पूछा था ना, तो 0.8 ऑफ Vmax, तो फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 0.8 Vmax हो गया यहाँ पे आंसर। ध्यान रखना Vmax रखाएगा नहीं वहाँ पे ना, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, वहाँ पे सिर्फ 0.8 ही लिख पाओगे। नेक्स्ट, द मास स्पेक्ट्रम, ये बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनना। द मास स्पेक्ट्रम ऑफ बेंजोइक एसिड विल जनरेट द फ्रेगमेंट एज अ बेस पीक 100% रिलेटिव अबंडेंस ऑफ मास टू चार्ज रेशियो एट। मास स्पेक्ट्रम जो बेंजोइक एसिड का होगा वो जो बेस पीक देगा आपको मास टू चार्ज रेशियो की, वो किस पे देगा, इसके बारे में आपसे पूछा है, इंटीजर में आपको बताना है। तो मास स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है यहाँ पे, कि बेस पीक का क्या मतलब होता है, बेस पीक आप उसको कहते हो जो आपके मैक्सिमम आयोनाइज्ड स्पेस होते हैं, स्पीशीज होती है, उनके लिए आप यूज करते हो बेस पीक, मैक्सिमम आयोनाइज्ड स्पीशीज जो होती है। तो अब यहाँ पे दे क्या रखा है, बेंजोइक एसिड दे रखा है। बेंजोइक एसिड मतलब C6H5COOH। अब इसका क्या होगा, हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री में क्या करते हैं, हम उसको आयोनाइज करते हैं। तो यहाँ पे आयोनाइज अगर अपन इसको करेंगे तो यहाँ पे आयोनाइज हो जाएगी ये, और आयोनाइज होने के बाद में यहाँ पे जो बेस्ट आयोनाइजेशन हम देख सकते हैं वो हम देख सकते हैं कि C6H5 प्लस और प्लस COOH, ये पूरा का पूरा ग्रुप जो इसका बाहर हो जाए और इसके ऊपर ये चार्ज आ जाए। अब हमको इसका ये जो स्पीशीज है ये सबसे ज्यादा बनेगी, और भी स्पीशीज बन सकती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ H+ भी जा सकता है, OH भी जा सकता है, ये सब जा सकता है, बट जो मैक्सिमम बेस पीक की बात करेंगे तो ये सबसे ज्यादा स्पीशीज बनेगी। तो अगर मैं बात करूँ इसका कितना मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अगर तुम निकालोगे तो यहाँ पे ये 12 है, 12 इसको मल्टीप्लाई वगैरह सब कंप्लीट करोगे तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा बेंजोइक एसिड का 122। और अगर हम इसमें COOH का निकाले तो C का मॉलिक्यूलर वेट हो गया 12, इसका हो गया आपका 16, 16 और 1, तो अगर इसको हम प्लस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 12, 16, 16 आपका यहाँ पे हो गया, और क्या बच गया इसके अंदर 16, 16 से 32 प्लस ये कितना हो जाएगा 45। तो 122 डिवाइडेड बाय 45, यहाँ पे कुछ गड़बड़ करी क्या, रुक जाओ, COOH सही तो है, इसमें क्या गड़बड़ है, वेट अ मिनट, लेट मी चेक। 28 तो इधर से आ गया, ठीक है 16, और ये OH जो हुआ वो 17 हुआ, OH 17 है और ये है कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं भैया अपन इधर, ये 45 है, 122 आउट ऑफ 45 कितना होगा 7, हाँ सही तो है 77, या सही 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 है, सही है, मैंने कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सही है। तो यहाँ पे क्या होगा 45 चला जाएगा, तो आंसर कितना हो गया आपका 77। मतलब ये वाली जो बेस पीक बनेगी ये 77 मास टू चार्ज रेशियो के बेसिस पे आपको देखने को मिलेगी, और ये 77 पे आपको मिलेगा रिलेटिव अबंडेंस देखने को। मास स्पेक्ट्रोमेट्री में तुमको ध्यान देने वाली बात सिर्फ ये है कि आपको उसका आयनाइजेशन करना आना चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारा ये बेंजोइक एसिड है, इसमें ये बेंजोइड जो निकलेगा ये हमारा जो होगा आयन की तरह एक्ट करेगा, कैटायन से बनते हैं ना इसके अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करवाते हैं अपन, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम बेसिकली करते कैसे हैं, अब मैं इसके प्रिंसिपल पे नहीं जा रहा हूँ अभी, बट तुमको शायद पता होगा कि इसके अंदर शूट करते हैं और वो इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है, ठीक है। नाउ अगला क्या है,
ये अच्छा सवाल है एंड लास्ट क्वेश्चन है ये बायोकेमिस्ट्री का, तो इसको ध्यान से देखना। अगर यहाँ पे अपन देखें तो क्या है कहानी, उसको देखते हैं। सो here we have a reaction, the standard free energy delta G dash, values of reaction catalyzed by citrate lyase and citrate synthase are minus 670 and minus 8192 किलो कैलोरी पर मोल। तो सिट्रेट एसिटेट में कन्वर्ट हो रहा है वाया सिट्रेट लायस, और ऑक्सिलो एसिटेट में कन्वर्ट हो रहा है और माइनस 670 ये वैल्यू दे रहा है आपको, डेल्टा जी 1 बोला इसको अपन ने, और ऊपर आपने क्या लगा दिया, आपका इन्वर्टेड कॉमा है। एसिटाइल कोए ऑक्सिलो एसिटेट और पानी के साथ में जब मर्ज होता है तो आपका क्या बनाता है, सिट्रेट सिंथेस के साथ में सिट्रेट बना देता है और कोए बनाता है, और इसकी आपकी माइनस 8192 सेटअप दे रखा है। तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज पूछा है आपको किसके लिए, एसिटाइल कोए हाइड्रोलिसिस के लिए। तो आपको एक चीज समझना पड़ेगी कि यहाँ पे हेसिस लॉ लगा सकते हो तुम, और हेसिस लॉ के बेसिस पे इसको सॉल्व कर सकते हो, जिसमें हम बोलते हैं कि रिवर्सिबल एनर्जी है तो रिवर्सिबल रिएक्शन है तो आपका एनर्जी का इक्विवेलेंट बना सकते हैं हम इसका। तो अगर यहाँ पे ध्यान दें तो हम किस तरीके से बना सकते हैं, एसिटाइट एसिटेट प्लस ऑक्सिलो एसिटेट सिट्रेट बन रहा है, यहाँ पे एसिटाइल कोए प्लस ऑक्सिलो एसिटेट भी सिट्रेट बन रहा है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो हम क्या क्या काट सकते हैं, ऑक्सिलो एसिटेट यहाँ से कट जाएगा क्योंकि हेसिस लॉ लगा के हम क्या बोल रहे हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसका इक्विवेलेंस लगा सकते हैं। तो डेल्टा जी जो आपका क्या बनेगा, कॉन्सेप्ट देखो पहले, ये ऑक्सिलो एसिटेट ऑक्सिलो एसिटेट कट गया, इधर सिट्रेट है इधर सिट्रेट कट गया, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो एट दिन हमारे पास बना क्या, हमारे पास बना एसिटाइल कोए, हमको जो रिएक्शन चाहिए थी वो ये चाहिए थी, प्लस पानी से मिले ये, और आपका इसका हाइड्रोलिसिस हो, और हाइड्रोलिसिस होके बने एसिटेट, और साथ में क्या दे दे आपको ये, एसिटेट के साथ में दे दे आपको यहाँ पे कोएंजाइम ए अलग हो जाए इसमें। तो अगर मैं इसको ध्यान दूं, ऑक्सिलो एसिटेट मैंने काट दिया, सिट्रेट मैंने काट दिया, तो अल्टीमेटली मेरा एसिटाइल कोए पानी और बन क्या रहा है, एसिटेट और कोए बन रहा है। ये देखो एग्जैक्ट वही रिएक्शन नहीं आ गई, ये 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 और ये। तो बेसिकली यहाँ पे हमने हेस्ट लॉ को यूज किया है, और इसमें हम बात क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रिवर्सिबल करके भी कर सकते हो तुम इसको, एसिटाइल को और ऑक्सिलो एसिटेट को इधर ले आओ तो हम सिट्रेट सिंथेस वाला ही सेटअप बना देंगे और दोनों को मर्ज कर देंगे। अब ये भी सिट्रेट सिंथेस की तरह एक्ट कर रहा है, ये भी सिट्रेट सिंथेस की तरह ही एक्ट कर रहा है। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो रिएक्शन आएगी वो आएगी डेल्टा जी, जो हमको चाहिए वो डेल्टा जी 1 प्लस डेल्टा जी 2। तो डेल्टा जी 1 कितना है, माइनस 670 प्लस माइनस 8192, इसको पूरा प्लस कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 70 90 8 8, कुछ तो मैंने किया था इसके लिए, रुको कितना आ जाएगा ये 8862 माइनस 8862, आंसर कितना हो गया यहाँ पे माइनस ऑफ 8862, दिस इज अवर आंसर। ये क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात सिर्फ इतनी सी थी कि रिवर्सिबल रिएक्शन है ये, यहाँ पे आप सिट्रेट को ब्रेक कर रहे हो एसिटेट और ऑक्सिलो एसिटेट से लेके, तो आपको एसिटाइल को है वाटर एसिटेट और कोएंजाइम है, इसका सेटअप बनाना था, बाकी सही था। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग व्हिच इज योर ज़ूलॉजी। तब ज़ूलॉजी पे बात कर रहे हैं, ज़ूलॉजी के 1 मार्क के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहली कहानी क्या थी जरा उसको देखो। Animals belonging to phylum Echinodermata are closer to chordates than other invertebrate phyla. Which one of the following reasons are account for this relatedness? अगर तुमने 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी है, उसमें अगर तुमने प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटरोस्टोम्स के बारे में पढ़ा है तो तुमको शायद पता होगा कि ड्यूटरोस्टोम्स में सिर्फ इकाइनोडर्म्स और कॉर्डेट्स को ही रखा जाता है। कारण क्या होता है कि जब इनका डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियोजेनेसिस में, कॉर्डेट्स का और इकाइनोडर्म्स का, तो जो ब्लास्टोपोर होता है वो आगे जाके एनएस बनाता है, बाकी सब में प्रोटोस्टोम्स में क्या बनता है, उनका माउथ बकल कैविटी डेवलप होती है, एंड दैट्स व्हाई इसका डायरेक्ट आंसर जो है ये क्या है, ड्यूटरोस्टोमिक डेवलपमेंट। हाईली इवॉल्व नर्वस सिस्टम, उनके अंदर रेडियल नर्व नेट्स होती हैं, बिल्कुल भी हाईली इवॉल्व नर्वस सिस्टम नहीं होता है। रेडियल सिमेट्री बॉडी प्लान अडल्ट्स में देखने को मिलता है, लेकिन तुमने शायद इसके बहुत सारे लार्वास के नाम सुने होंगे, डोलेरिया वगैरह और इस तरह के, उन सब के अंदर क्या होता है, बायलैटरल सिमेट्री होती है, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से सच नहीं है। फिर वेल डेवलप्ड मसल्स, तो इतनी कोई बहुत ज्यादा डेवलप्ड मसल्स भी नहीं है, ये बिल्कुल भी सही रीजन नहीं है। Next, a zoologist recovered some tissue from the preserved skin of a woolly mammoth. Further genetic analysis required DNA isolation and increasing its amount. क्या करोगे, increasing amount करने के लिए amplify करना पड़ेगा, amplify करने के लिए आंसर क्या हो जाएगा, PCR, direct question. Next, in a chemical reaction where the substrate and product are in equilibrium in solution, what will happen if the enzyme is added? अगर equilibrium में है, ये बहुत मजेदार सवाल था। The equilibrium of the reaction will not change. Yeah, this is it. Enzyme never changes the equilibrium of the reaction. There will be decrease in the product form. There will be decrease in the product form. ये कैसे बोल सकते हैं हम लोग, एंजाइम ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन तो बढ़ेगा ना, फिर क्या एडिशन सबस्ट्रेट विल बी फॉर्म, नो,
and the free energy of the system will change. Free energy of the system will definitely there will be some changes as the product is being formed, but ultimately there will be no change in the equilibrium. तो इसके बारे में हमको पता नहीं है यहाँ पे क्या कहना है, ये सब बहुत ही कंफ्यूजिंग से स्टेटमेंट है. हम जो श्योरिटी है वो ये है, व्हाट विल ऑकर इफ द एंजाइम इज एडेड, इट विल नॉट चेंज. बाकी ये सब होंगे कि नहीं होंगे इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है. डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा, सबस्ट्रेट नया नहीं बनेगा, द फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल चेंज. यहाँ पे इसके बारे में भी अब हम बोल नहीं सकते कि फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम, वैसे फ्री एनर्जी चेंज करता नहीं एंजाइम, फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम उतनी रहती है, शायद तुमको पता होगा इसके बारे में, ऐसा रहता है. ये सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट है, ये कैटालाइज्ड और ये अनकैटालाइज्ड. ध्यान रखना, फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल चेंज, तो इट विल नॉट चेंज, यहाँ पे लिखा है विल चेंज, तो ये तीनों क्या हो गए, गलत हो गए. इस पे बहुत अच्छा सवाल आ सकता है, एंथैल्पी वगैरह से रिलेटेड भी आ सकता है. ध्यान रखना, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये. अभी जानबूझ के मैंने डी को बोला था कि हो सकता है नहीं हो सकता, बट इन रियलिटी देयर इज नो चेंज इन फ्री एनर्जी. ये डेल्टा जी तो होता है, इधर पढ़ा होगा तुमने ये ग्राफ. नेक्स्ट, Tay-Sachs disease is a human genetic disorder that is associated with defect in which one of the following cell organelle. तो Tay-Sachs disease जैसे ही बोल दिया, लाइसोसोम से रिलेटेड है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है. अगला, increase in the existing population of the grey peppered moth Bitson betullaria during industrial revolution in the Britain is an example of which one of the following evolutionary process. तो होता क्या चला गया, जैसे जैसे आपकी रॉक्स जो है वो ब्लैक होती चली गई, आपके ब्लैक जो मॉथ्स थे, ग्रे पेपर्ड मॉथ थे, उनका सिलेक्शन बढ़ता चला गया. तो अल्टीमेटली ये कैसा हो रहा है कि एक एक्सट्रीम जो है ग्रे वाला वो सिलेक्ट होता चला जा रहा है, एंड दैट्स व्हाई हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये डायरेक्शनल सिलेक्शन है. व्हाइट वाले खत्म होते चले जा रहे हैं, सब ग्रे की तरफ से खिसकते चले जा रहे हैं, मतलब एक एक्सट्रीम को पकड़ रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई ये डायरेक्शनल सिलेक्शन है. नेक्स्ट क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंसर सेल. कौन सी नहीं है सर, इंक्रीज इन सेल मोटिलिटी तो है, लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन ये तो है, डिक्रीज इन एपोप्टोसिस ये तो है, अनकंट्रोल्ड मियोसिस, मियोसिस नहीं होता इनके अंदर, सब माइटोसिस होता है, मियोसिस नहीं होता कभी भी, ध्यान रखना है ना. कार्डियक एंड सेरिब्रल टिश्यू, अगला सवाल, आर डिराइव्ड फ्रॉम द फॉलोइंग जर्म लेयर रिस्पेक्टिवली. कार्डियक एंड सेरिब्रल टिश्यू हमारा किससे आएगा, सेरिब्रल हमेशा आएगा हमारा एक्टोडर्म से. अब एंडोडर्म और मेसोडर्म याद रखना था कार्डियक के लिए, आंसर है मेसोडर्म. मैंने एक टेबल डाली है तुम्हारे लिए यहाँ पे, ये देख लो एक बार, इसको अच्छे से कवर कर लेना. एक्टोडर्म से क्या क्या बन रहा है, ये सारी चीजें, मेसोडर्म से क्या क्या बन रहा है, ये सारी चीजें, और आप एंडोडर्म से क्या क्या बन रहा है, ये सारी चीजें. तो इस तरीके से आपका ये सेटअप है, तो इसको अपने को ध्यान रखना है. लाइट चली गई. ओके गाइस, सो वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. और अभी लाइट चली गई थी तो बीच में फिर रुकना पड़ा. ये टेबल इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से कवर कर लेना. एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म से क्या बनता है, नेटवर्क में इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. एन एनिमल्स एबिलिटी टू एस्केप फ्रॉम अ प्रेडेटर बाय यूजिंग द एक्सप्लोर्ड नॉलेज ऑफ द होम एरिया. मतलब एक्सप्लोर्ड नॉलेज मतलब जो उसको पहले से पता है, तो उसने अपना घर देख रहा है, उसके बारे में सब आइडिया है उसको, तो वो प्रेडेटर से भाग जाता है, बच जाता है. तो इसको आप क्या कहेंगे, तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट आंसर इसका है कि एक्सप्लोर्ड नॉलेज के बेसिस पे जो ये भाग रहा है, तो इसमें अगर हम देखें तो ये है हमारे पास में लेटेंट, इट इज नोन एज लेटेंट लर्निंग. लेटेंट लर्निंग मतलब जो प्रीवियसली आपको पता है, प्रीवियसली नोन, और उसके बेसिस पे आप कोई डिसीजन या कोई लर्निंग लेते हो, तो दिस इज लेटेंट लर्निंग. इनसाइट लर्निंग का क्या मतलब होता है, इनसाइट लर्निंग का मतलब आप सीखते चले जाते हो, चीजें सीखते हो, फिर आप उसको लर्न करते हो और वापस से उसमें फिर मॉडिफिकेशन करते चले जाते हो. मिमिक्री तुमको पता ही, किसी की नकल उतारना. और इम्प्रिंटिंग जो होती है, ये आपकी यूजुअली जो अर्ली क्रिटिकल पीरियड होता है या अर्ली डेवलपमेंट होता है तब होती है ये. और इसमें ध्यान देने वाली बात एक और ये है कि ये यूजुअली जो होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है ना, मतलब एक बार हो जाती है तो फिर वैसे की वैसे रह जाती है. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था. अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे है इसका हो गया लेटेंट लर्निंग. अगला, वोमेन्स कैप्सूल आर प्रेजेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन. ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. वोमेन्स कैप्सूल की अगर अपन बात करें तो रीनल कॉर्टेक्स में होता है. रीनल कॉर्टेक्स का क्या मतलब है, सपोज दिस इज अ किडनी, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हो गया हमारा सपोज मेड्यूला ऐसा, और कॉर्टेक्स की अगर अपन बात करें तो यहाँ की बात कर रहे हैं अपन इसको इस जगह पे, लाइक दिस. वोमेन्स कैप्सूल कुछ इस तरीके से होती है, फिर आपका ये इस तरीके से सेट बनता है, ठीक है. फिर रीनल पैपिली वगैरह वो सारी चीज़ें मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ अभी, बढ़िया रीनल कॉर्टेक्स में आपको वोमेन्स कैप्सूल मिल जाता है. सिंपल क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Which one of the following is the primary function of the lung surfactants? कुछ दिन पहले मैंने lung surfactants पे तुमको बताया भी था. जो surfactants होते हैं, surfactants का क्या मतलब होता है कि ये आपके surface tension को कम करके रखते हैं. तो हमारे lungs में mucus filled है और उसमें water भी है, तो जब alveoli आपकी ऐसे कम होती, कोलैप्स होती है, तो उसके ऊपर क्या होता है, कवर बना देती है ये,
और अब क्योंकि वाटर का सरफेस टेंशन होता है जिसकी वजह से ड्रॉप बनती है तो उसको कवर कर लेता है, लेकिन सरफेक्टेंट्स होने की वजह से क्या होता है वो वापस से खुल पाती है, मतलब वैसे कोलेप्स नहीं रह जाती एल्वियोलाई, और यही काम होता है आपका लंग सरफेक्टेंट्स का। तो अगर हम इसमें बात करें तो इट प्रिवेंट एल्वियोलाई फ्रॉम कोलेप्सिंग बाय डिक्रीजिंग द सरफेस टेंशन, ध्यान रखना, सीधा सवाल है। टाइप 2 सेल्स प्रोड्यूस करती है आपकी, टाइप 2 सेल्स होती है जो एल्वियोलाई में, वो आपकी यहाँ पे क्या करती है, अल्टीमेटली लंग सर्फेक्टेंट्स का प्रोडक्शन करती है। यूजुअली होते क्या है लंग सर्फेक्टेंट्स, तो दे आर लाइपोप्रोटीन्स, मोस्टली क्या होते हैं लाइपोप्रोटीन। सिंपल सिंपल चीजें, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू लास्ट 10 क्वेश्चंस ऑफ द वीडियो, द 2 मार्क क्वेश्चंस ऑफ ज़ूलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपके पास में, जैसा कि तुमको पता ही है, यूजुअली मैच द कॉलम पूछे जाते हैं यहाँ पे, तो वी आर टॉकिंग अबाउट मैच द कॉलम नंबर 1। और इसमें अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अफ्रीकन टीक बाइट फीवर, येलो फीवर, माइक्रोसेफेली और स्लीपिंग सिकनेस। तो स्लीपिंग सिकनेस के बारे में तो मुझे शायद पता होगा। स्लीपिंग सिकनेस जो होता है आपका, वो होता है आपका ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस की वजह से, है ना, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। तो इसमें अगर अपन बात करें 4 का 1 कहाँ दिख रहा है, 4 का 1 दो जगह दिख रहा है, एक आपका ए में दिख रहा है और एक बी में दिख रहा है, बाकी दोनों ऑप्शन एलिमिनेट किया हमने क्योंकि सबसे ईजी ऑप्शन था। इसके बाद में माइक्रोसेफेली, अफ्रीकन टिक बाइट फीवर, येलो फीवर। तो येलो फीवर के बारे में भी शायद तुमने सुना होगा इस बारे में कि जो येलो फीवर है वो आपका फ्लेवी वायरस कॉज करवाता है, इट इज योर फ्लेवी वायरस। तो ये अगर तुमको पता है, ये नहीं पता है तो इससे तो ऑब्वियसली बन ही रहा है, सेकंड के 4 से बन जा रहा है, लेकिन अगर ये नहीं पता है तो फिर आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए था कि जो ये माइक्रोसेफेली ये आपका जिका वायरस रिलेटेड है। जिका वायरस अभी बहुत ज्यादा फेमस भी था उस समय पे जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2018-19 के आसपास जिका वायरस के काफी केसेस भी आ रहे थे, एंड दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन केम देयर। तो जो थोड़ा सा अभी रिसेंट है, जैसे अभी रिसेंट में अपन वो एक नया कोई सा अभी वायरस चल रहा है ना, नाम भूल गया उसका भी, चाइना में उसके केसेस बढ़ रहे थे, इंडिया में भी उसके केसेस बढ़ रहे थे, तो उसके बारे में थोड़ा सा रीड जरूर कर लेना, अभी रिसेंट वायरस चल रहा है। और अफ्रीकन टिक बाइट या रिकेट्सियास हो गया। अल्टीमेटली हमारा आंसर कौन सा हो जाता है, बी हो जाता है, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, glucose monomers are joined together by glycosidic linkages to form a cellulose polymer. During this process, changes in the free energy, total energy, and entropy respectively are represented correctly by which one of the following option? तो जब इस तरीके से आपके ग्लूकोज फ्री घूम रहे हैं, आपने क्या किया, उनको एक जगह पे मर्ज कर दिया है कुछ ऐसा, तो आप बॉन्ड बनाना चाह रहे हो तो आपको यहाँ पे एनर्जी देना पड़ेगी, यू विल बी गिविंग द एनर्जी। और शायद तुमको पता होगा कि एनाबॉलिज्म चल रहा है, एनाबॉलिज्म में हमेशा क्या देते हैं, अपन बाहर से एनर्जी देते हैं, तो डेल्टा जी तो पॉजिटिव होगा इसका। अब डेल्टा जी पॉजिटिव कहाँ का है, यहाँ पॉजिटिव है, 4 ऑप्शन 3 ऑप्शन में पॉजिटिव है, तो सी एलिमिनेट किया हमने। अब यहाँ पे क्या लगेगी, हीट लगेगी क्या, हाँ तो हीट भी क्या लगेगी, तो हीट भी की वैल्यू होगी पॉजिटिव। तो अब H पॉजिटिव कहाँ का है, दो जगह पे, एक डी में है और एक ए में है, सही बात है, डी में है और ए में है। नाउ अब एंट्रोपी के बारे में ध्यान दो, अगर एंट्रोपी की बात करें हम, तो यहाँ पे ये डिसऑर्डरनेस में है, इधर उधर मूव कर रहे हो, यहाँ पे ऑर्डर्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एंट्रोपी क्या हुई है, कम हुई है, डिसऑर्डरनेस कम हुई है, एंड दैट्स व्हाई द आंसर इज डी, ए ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। तो दैट्स हाउ द थिंग इज, इट्स वेरी बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही इजी थर्मोडायनेमिक्स पूछा है इन्होंने, बहुत टफ कुछ भी नहीं पूछा है। केमिस्ट्री थोड़ा टफ में आ सकता है थर्मोडायनेमिक्स में। नाउ ये भी अच्छा सवाल है, इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर द म्यूटेशन इन अल्ट्राबायोथोरेक्स which defines the third segment of the thorax or T3 leads to development of 4 winged flies। अगर अल्ट्राबायोथोरेक्स में कोई म्यूटेशन हो जाता है तो 4 विंग की फ्लाइज बन जाती है, और T3 से आपका पूरा 4 विंग की फ्लाइज बन जाती है। As the halter develops into second pair of the wing, जो कि हाल्टर है वो काय में डेवलप हो गया आपका सेकंड पेयर ऑफ विंग। इसको थोड़ा सा मैं समझा भी दे रहा हूँ, जैसे मान लो ये आपका ड्रोसोफिला सेटअप है, बहुत ही सिंपल डायग्राम है अगर अपन बनाए, और मान लो ये इसके दो सेगमेंट हो गए, T2 हो गया ये और ये T3 हो गया। यूजुअली होता क्या है, एक नॉर्मल सिचुएशन में आपके दो यहाँ पे इस तरीके से विंग्स बनते हैं, और जो यहाँ होता है यहाँ पे आपके क्या होता है, दो हाल्टर्स बनता है, और हाल्टर्स जो होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, बैलेंसिंग ऑर्गन्स होता है, दे आर बैलेंसिंग ऑर्गन्स, तो बैलेंस करके रखते हैं इसको बॉडी को। तो अब ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर अल्ट्राबायोथोरेक्स में आपका म्यूटेशन हो जाता है, अल्ट्राबायोथोरेक्स में म्यूटेशन हो जाता है, तो आपके क्या बन जाते हैं, हाल्टर ना बन के यहाँ पे भी दो विंग्स बन जाते हैं, तो 4 विंग का आपका इंसेक्ट देखने को यहाँ पे मिलता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूबीएक्स अगर आपका यहाँ पे ये अगर बात करूँ, यूबीएक्स लिख देते हैं इसको, म्यूटेटेड फॉर्म को, एक मिनट रुको, यूबीएक्स, ये म्यूटेटेड हो गया आपका फॉर्म। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेनोटाइप इन फ्लाई विल रिजल्ट फ्रॉम द ओवर एक्सप्रेशन ऑफ अल्ट्राबायोथोरेक्स। तो खराब होता है तब तो 4 विंग बन जाते हैं, लेकिन अगर ओवर एक्सप्रेस कर गया तो क्या बनेगा, तो अल्ट्राबायोथोरेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द T3 होल्टेयर फॉर्मेशन, और यू कैन से कि T2 पे विंग बने और T3 पे होल्टेयर बने।
लेकिन अगर इसका ओवर एक्सप्रेशन हो जाएगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पे हर जगह होल्टेयर ही बन जाएंगे, और होल्टेयर बन जाएंगे तो फिर आपके पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्लाइज विद 4 होल्टेयर्स विल डेवलप, और विंग्स तो डेफिनेटली डेवलप नहीं होंगे यहाँ पे, तो विंग्स के लिए आपका यहाँ पे कुछ सेटअप ही नहीं है। तो देर गेन ऑफ फंक्शन हुआ तो 4 होल्टेयर बन गए, लॉस ऑफ फंक्शन हुआ तो 4 विंग्स बन गए। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। ये समझ में आई तो कमेंट कर देना, हम बात कर लेंगे कल वाले सेशन में लाइव में। नेक्स्ट, which one of the following is true in case of respiratory acidosis? तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बनता कैसे? पहली चीज तो तुमको ये समझना पड़ेगा कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का जो कारण होता है वो होता है हाइपोवेंटिलेशन, दैट इज हाइपोवेंटिलेशन। हाइपोवेंटिलेशन का मतलब जितनी CO2 बाहर जानी चाहिए बॉडी से उतनी CO2 बाहर जा नहीं रही है। अब क्योंकि CO2 का लेवल बॉडी के अंदर बन रहा है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका H2CO3 बनता चला जा रहा है CO2 प्लस वाटर के साथ में मर्ज होके। फिर ये H2CO3 जो है ऑब्वियसली कार्बोनिक एनहाइड्रेट से बनेगा ये, और ये फिर क्या आ रहा है आपका H प्लस में और HCO3 माइनस में ब्रेक होता चला जा रहा है। ये जो H प्लस बढ़ता चला जा रहा है ये आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बेसिकली पॉइंट तो ये समझा तुमने कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस आ कहां से रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड गेटिंग द रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। इंक्रीज रेट ऑफ वेंटिलेशन इज द कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस? नहीं सर, हाइपोवेंटिलेशन मतलब कम, जितना बाहर जाना चाहिए सांस जैसे चलनी चाहिए वैसे नहीं चल रही। ब्लड पीएच मोर देन 7, अगर एसिड है तो पीएच 7 से बड़ा नहीं हो सकता। इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, CO2 लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है क्या ब्लड के अंदर? देखने में तो लग रहा है कि हाँ। फिर चौथा भी देख लो एक बार, एसिडोसिस कैन बी कंपनसेटेड थ्रू रिडक्शन ऑफ बाइकार्बोनेट लेवल इन प्लाज्मा। नहीं, रिडक्शन नहीं होगा बाइकार्बोनेट का, बाइकार्बोनेट को हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हम जो रीनल, जहां से हम किडनी में बाइकार्बोनेट लूज कर देते हैं तो हम लूज को रोक देंगे और इस बाइकार्बोनेट को इससे कंबाइन करके H2CO3 पिलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फ्री प्रोटॉन जो है ये आपका क्या है, पीएच को डाउन कर रहा है। तो अगर आप कंबाइन भी कर देते हो तो आपका थोड़ा बहुत इफेक्ट कम हो जाएगा, इसलिए हम बाइकार्बोनेट में रिडक्शन नहीं करेंगे, उसके अंदर इंक्रीज करेंगे। तो अल्टीमेटली आंसर क्या हो गया हमारा? सी। ये तीन ऑप्शन जो है क्या होगा, दे आर रॉन्ग एक्जेक्टली। नेक्स्ट, ओके सर, अगला, मैच द प्रोटीन मॉलिक्यूल लिस्टेड इन कॉलम 1 विद द सेल्युलर लोकेशन मेंशन्ड इन कॉलम नंबर 2। कॉलम 1 विद कॉलम 2। कॉलम 1, ये अगर तुमको थोड़े दिन पहले याद हो तो मैंने मार्कर पूछा था, ग्लूकोज, गैलेक्टोसिल और ग्लूकोसिल ट्रांसफरेज। तो गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज किसका है? ग्लूको इसका, गोल्जी का। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा। क्लैथ्रिन और ट्यूबुलिन, तो क्लैथ्रिन बन जाएगा वेसिकल्स में और ट्यूबुलिन बन जाएगा साइटोसोल में। मुझसे मार्क कर लेना, आगे बढ़ते हैं अपन। Okay, in an example, nucleus from a Drosophila oocyte was transplanted into an anterior part of another oocyte. न्यूक्लियस उठाया आपने एक oocyte, उसको एंटीरियर पार्ट ऑफ अनदर oocyte में, दूसरी oocyte के एंटीरियर पार्ट में, जैसे मान लो ये oocyte बनाया, उसका मान लो इधर एंटीरियर पार्ट है तो यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। एट द रीजन अपोजिट टू द एग्जिस्टिंग न्यूक्लियस, तो एक न्यूक्लियस इधर हो गया है और एक न्यूक्लियस मान लो पहले ये न्यूक्लियस आपने इधर एंटीरियर पे डाला है, ये ऑलरेडी न्यूक्लियस यहाँ पे था। Which one of the following phenotype will the developing egg show? A ventralized egg with no dorsal appendages, a dorsalized egg with 2 dorsal appendages, a ventralized egg with 2 dorsal appendages, and a dorsalized egg with 4 dorsal appendages. तो उसके लिए आपको ये चीज समझना पड़ेगी कि भैया ये न्यूक्लियस का इतना इंपॉर्टेंस क्यों बोल रहा है आपके oogenesis या ड्रोसोफिला के एग में। तो कहानी यहाँ पे ये है कि जब आपका जो ये एग की बात अपन कर रहे हैं तो इसमें जो डोर्सोवेंट्रल पोलैरिटी होती है, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ अभी के लिए, जो एग होता है उसकी जो डोर्सोवेंट्रल पोलैरिटी होती है, डोर्सोवेंट्रल पोलैरिटी मतलब ऐसी वाली पोलैरिटी, इधर डोर्सल बनेगा इधर वेंट्रल बनेगा, ये आपकी न्यूक्लियस के बेसिस पे आपका यहाँ पे एक तुम बोल सकते हो कि मॉर्फोजन होता है जिसका नाम होता है गुर्केन। गुर्केन जो होता है ये आपका क्या डिफाइन करता है, डोर्सोवेंट्रल पोलैरिटी डिफाइन करने में मदद करता है। गुर्के क्या करता है, ये फॉलिकल सेल्स पे जाके, फॉलिकल सेल्स पे जाके क्या करता है, अल्टीमेटली डोर्सलाइजेशन कराने की मदद करता है ना। तो तुम समझ सकते हो कि डोर्सलाइजेशन कराने के लिए गुर्के का एक्सप्रेशन जरूरी है, और वो न्यूक्लियस के आसपास होकर फॉलिकल सेल्स को बोल रहा है कि भैया डोर्सलाइज अपने को बनना है। आई होप यहाँ तक तुमको समझ में आ रही होगी, है ना। अब अगर जो ऊ साइड का न्यूक्लियस है अगर आपने इधर भी डाल दिया होगा एंटीरियर साइड पे भी, तो आपके पास में क्या होगा, आप इस तरफ भी और इस तरफ दोनों तरफ क्या होगा, आपके न्यूक्लियस हो गए। इस वजह से आपके दोनों तरफ यहाँ पे वेंट्रलाइजेशन कहीं पे भी नहीं आ पाएगा और आपका क्या आने लगेंगे, डोर्सलाइजेशन आने लगेगा, क्योंकि गुर्के का एक्सप्रेशन आपने बढ़ा दिया है। अब मैं इसमें अगर तुमको और डिटेल में लेके जाऊँ तो यूजुअली एक एग में गुर्के का जो एक्सप्रेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है, एंटीरियर पोर्शन और पोस्टीरियर पोर्शन में इस तरीके से, और उस तरीके से कहानी चलती है। लेकिन यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो इसका जो एक्सप्रेशन हो रहा है वो कुछ ऐसा हो रहा है, और एट द एंड व्हाट यू विल गेट, अगर आपने एंटीरियर साइड पे डाल दिया तो एक नया डोर्सल सिग्नलिंग सेंटर बन गया है। ये जो नया आपने न्यूक्लियस डाला ना, ये क्या हो गया, न्यू डोर्सल सिग्नलिंग सेंटर।
और इस वजह से क्या होगा, आपका डॉर्सलाइजेशन डबल हो जाएगा, तो एक की जगह दोनों तरफ डॉर्सलाइजेशन हो जाए। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 डॉर्सल अपेंडेजेस डेवलप हो जाएंगे, इधर भी डॉर्सलाइज्ड अपेंडेजेस, इधर भी डॉर्सलाइज्ड अपेंडेजेस, एंड द आंसर इज डी, डॉर्सलाइज्ड एग विद 4 डॉर्सल अपेंडेजेस। ठीक है, नेक्स्ट, match the organism listed in column 1 with the features listed in column number 2, tapeworm, jellyfish, trichinella और earthworm। तो जेलीफिश से बायोलुमिनेसेंस तुमने डेफिनेटली सुना होगा, तो ये पहले सबसे पहले हटाओ। अब जेलीफिश 2 का क्या है, 1 है, 2 का 1 कहाँ का दे रखा है, 2 का 1 यहाँ दे रखा है और यहाँ दे रखा है, तो ए हो सकता है या सी हो सकता है, तो बी और डी रिमूव करो। अब दोनों में 1 पे 3 4 दे रखा है, तो 1 क्या है, टेप फॉर्म। टेप फॉर्म में 1 पे 3 और 1 पे 4 है, तो टैप फॉर्म में लेटरल हार्ट होता है क्या, नहीं यार मैंने तो कभी भी नहीं पढ़ा ऐसा, लेटरल फ्लैट फॉर्म है ना, तो ऐसा करके, तो इसमें लेटरल हार्ट वगैरह का है, तो 4 के साथ में ज्यादा सही नहीं लग रहा है क्या, कि भैया माइक्रोविलाई ऑन द बॉडी सरफेस, तो डेफिनेटली टैप फॉर्म जो होते हैं ये आपका एक तरह से बाहर ही डाइजेशन करके और अल्टीमेटली एक्सटर्नली एब्जॉर्प्शन शुरू कर देते हैं, सॉरी एब्जॉर्प्शन शुरू कर देता है एक्सटर्नल करके और डाइजेशन करके फिर फटाफट, क्योंकि इसके पास में कोई बहुत अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है टेप पंप के बाद में ना। तो ये माइक्रोविलाई जो होता है, माइक्रोविलाई जो होती है इंटेग्यूमेंट समझते हो, तो टेग्यूमेंट होती है, टेग्यूमेंट मतलब स्किन की जो बॉडी सरफेस, स्किन तो नहीं बोल सकते बट बॉडी सरफेस के ऊपर। तो 1 का 4 इधर है, तो आंसर क्या हो गया हमारा सी। देखो कॉमन सेंस लगाओ, लेटरल हार्ट किसके अंदर होता है, लेटरल हार्ट होता है अर्थवर्म के अंदर, और ट्राइचिनेला क्या है, ट्राइचिनेला आपका विविपेरस, ध्यान रखना ट्राइचिनेला एक निमेटोड है, इट इज अ निमेटोड, इंटरेस्टिंग है ना, ये एक निमेटोड होते हुए भी ये विविपेरस है, डायरेक्टली अपने लार्वा को देता है, या मतलब अंडा पैदा नहीं करता है, ये डायरेक्ट लार्वा देता है, फिर लार्वा अडल्ट फॉर्म में मेटामॉर्फोसाइज हो जाता है। नेक्स्ट, which one of the following statement is not part of a classical Darwinian theory of evolution by natural selection? पहला क्या है, a trait which is consistently used will get inherited by next generation, ये लमार्क का ट्रेट है, और ये लमार्क वाला जो सेटअप है ये डार्विनिज्म में नहीं है। बाकी क्या है, phenotypic variation exists among the individual of the population of the species, definitely ये तो सही बात है, उन्होंने बोला था evolution का बेसिस था ये। individuals that best fit into the given environment are more likely to survive, yes। each population can randomly acquire a distinct and separate suite of variation, इसी में natural selection की बात हुई है। आंसर क्या हो गया, ये लेमार्क वाला कॉन्सेप्ट है और ये गलत है, इसका ये आंसर था। नेक्स्ट क्या है सर, a population of rabbits were determined to have a birth rate of, ये अच्छा सवाल है, ध्यान से समझना है इसको। A population of rabbits were determined to have a birth rate of 200 and mortality rate of 50 per year. If the initial population size is 4,000 individuals after 2 years of non-interfered breeding, the final population size will be। अब देखो यहाँ पे यूजुअली लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वो बोलेंगे देखो हर साल 200 बच्चे पैदा होते हैं बर्थ रेट में और 50 मर जाते हैं, तो 150 लोग जिंदा रहते हैं एक साल में, तो 2 साल में क्या होंगे 150 और जिंदा रहेंगे, और अल्टीमेटली वो लगा देंगे 4300। 4300 गलत आंसर है, ये बिल्कुल भी सही आंसर नहीं है। बट ऐसा क्यों, द रीजन इज वेरी सिंपल, जब भी आप बर्थ रेट के बारे में बात करते हो तो यहाँ पे अजम्पशन लेना है हमको, और जो यूजुअली बर्थ रेट के लिए हम बात भी करते हैं कि बर्थ रेट जो होती है, बर्थ रेट जिसको हम स्मॉल बी से यूजुअली डिफाइन कर देते हैं, ये पर 1000 इंडिविजुअल्स के हिसाब से चलती है, किससे, पर 1000 इंडिविजुअल्स। तो अगर 1000 लोगों पे 150 लोगों का ग्रोथ है एक साल में, तो 4000 लोगों पे कितने का होगा, 150 से 4 को मल्टीप्लाई कर दो, जैसे यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 600 का। तो एक साल बाद आफ्टर 1 ईयर आपका ये कितने हो जाएंगे 4600। ठीक है, अगर तुम नोटिस कर रहे हो तो 4000 का कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है एक साल के अंदर, 4000 का 15% है 600, तो 15% का इंक्रीज हुआ, तब 4600 का 15% का इंक्रीज करना पड़ेगा तुमको, तो 4600 का 15% कितना हो जाएगा, 4600 का 10% हुआ 460, और 15% कितना हुआ 460 का आधा कर दो, 460 का आधा मतलब 230, तो 460 और 230 कितना हुआ 690, तो इसमें प्लस करो अगले साल के लिए 690, और इसको जब प्लस करेंगे अपन तो कितना हो जाएगा 600 प्लस 600 1290, 1290 प्लस 4000 5290, तो यहाँ पे कितने आ जाएगी आंसर, यहाँ आ जाएगा आंसर 590। पॉइंट समझ में आया, ये इस तरीके से सॉल्व करना था, पर 1000 इंडिविजुअल लेके सॉल्व करना था इसको, प्लीज वो वाली गलती मत करना, 4300 आंसर नहीं है। नेक्स्ट, ये आखिरी सवाल वापस हार्डी विनबर्ग, कई बार पूछा गया है, इन अ पॉपुलेशन व्हिच इज इन हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ डिसऑर्डर, ध्यान देना फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ डिसऑर्डर, और डिसऑर्डर क्या होता है हमेशा 2n डिप्लॉयड,
तो फ्रीक्वेंसी बोल के उन्होंने कंफ्यूज किया यहाँ पे कि भैया आप हेप्लॉइड ले लो, बट एट द एंड आपको ध्यान रखना है कि ट्रेट की फ्रीक्वेंसी दी है, तो क्यू स्क्वायर दिया है आपको कितना 1 इन 1100, एक 1100 में से। अगर हम इसको सॉल्व करें तो अल्टीमेटली अगर हम ध्यान दें तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, इसको काट दोगे तो 0.000909, तो क्यू कितना हो जाएगा इतना 0.000909। अब इसका क्यू का अगर हम अंडर रूट निकालेंगे तो ये आएगा, मैंने सॉल्व कर लिया ऑलरेडी, 0.301, कैलकुलेटर से सॉल्व किया ऑब्वियसली। और पी कितना हो जाएगा फिर, अगर ये 0.301 है तो वो हो जाएगा 9.68 कुछ इतना आएगा ये। अब पी और क्यू दोनों है हमारे पास में, आगे क्या पूछा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगोट्स इन द पॉपुलेशन विल बी, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगोट्स पूछा है, हेटेरोजाइगोट्स मतलब फिर से क्या 2n पूछा है, तो 2pq की वैल्यू पूछिए, 2pq पे मल्टीप्लाई कर देना तुम लोग ये वाला, ये पूरा सेटअप जब मल्टीप्लाई करोगे इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.0584, दिस इज योर आंसर। पी क्यू इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा। तो आज जो हमने बात करी ये था 2018 का पेपर। अगली कॉन्सेप्ट पे जो हम बात करेंगे, कल लाइव ही लूंगा मैं इसको क्योंकि ये बिल्कुल रिसेंट पेपर है, तो जो 2021 का पेपर कल अपन बात करेंगे। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि आज इंटरनेट के इतने प्रॉब्लम्स की वजह से हम इसको सॉल्व नहीं कर पाए पेपर को लाइव, वरना आज हमने दोनों पेपर सॉल्व करना था। तो मुझे बच गई है अभी रात के 11:30 क्योंकि लाइट चली गई थी, आई मीन लाइट चली गई थी, इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी, तो फिर हम रुक गए, बट या कोई बात नहीं, सब चलता रहता है। तो कल मिलते हैं सर। और दूसरी चीज़ ये कि मैं सोच रहा हूँ कुछ मैराथन शुरू करने का यूनिट वाइज, कि बायोकेमिस्ट्री का यूनिट रिवीजन पूरा 2 सेशन के अंदर अंदर, और फिर उस बेसिस पर बाकी गेट के जो पेपर हमारे चल रहे हैं वो साथ तो है ही है, तो उस हिसाब से मुझे इसके वीडियो के कमेंट में उसके बारे में भी बताना। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? Thank you for your time, guys. I hope you enjoyed the session. You learned 1 or 2 things about it. If you liked it, if you understood one thing, please share it with others. Usually मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए बोलता नहीं हूँ, मुझे लगता है कि अगर तुमको अच्छा लगेगा तो तुम कर ही दोगे, बट यहाँ पे थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी लोगों की, जो अच्छी चीज़ उन तक पहुँच जाएगी। थैंक यू फॉर योर टाइम, टेक केयर।